सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी सफेद वस्त्र पहने हुए स्वर्ग के पुलिये से हवा में उनकी ओर चला। उसने एक ही कदम में कई 100 फीट पार कर लिए। उसके हर कदम के साथ एक प्रकाश वृत्त दिखाई देता। कुछ ही सांसों में वह लो संप्रदाय की पहली पवित्र भूमि के ऊपर हवा में पहुंच गया। 3 संप्रदायों के शिष्य जो जमीन पर घुटने टेक कर बैठे थे, उन्होंने एक स्वर में बूढ़े व्यक्ति का स्वागत किया। अभिवादन कुलपति। इसी समय पलक झपकते ही 3 अन्य आकृतियां उनकी ओर बढ़ी। वे अपनी भव्य तकनीकों के साथ पहुंचे। आते ही तीनों आकृतियां हवा में घुटनों के बल बैठ गईं। यू संप्रदाय के वर्तमान गुरु यू बूजी कुलपति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पियान संप्रदाय के वर्तमान गुरु नान गोंगवे कुलपति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लो संप्रदाय के वर्तमान गुरु फैंग यीजी पितृसत्ता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो 3 शक्तिशाली कृषक प्रकट हुए वे 3 संप्रदायों के संप्रदाय नेता थे। जब 3 संप्रदायों के शिष्यों ने पहले ही उनका स्वागत किया था तो वे कैसे प्रकट नहीं हो सकते थे और कुलपति का स्वागत नहीं कर सकते थे। 1 फुट लंबी दाढ़ी वाला सफेद कपड़े वाला बूढ़ा व्यक्ति जिसने दूर से उनके गालों पर प्रहार किया, वह 3 संप्रदायों के कुलपति युन तियानलो थे। वह 3 संप्रदायों में लू जो से बात करने के योग्य एकमात्र व्यक्ति था। यू तियानलो ने अपना हाथ लगाया। 3 ऊर्जाशीलों ने यू बूजी, नान गोंगवे और फैंग यीजी की ओर गोली चलाई। स्मैक स्मैक स्मैक। ऊर्जाशीलें नहीं छूटी और तीनों व्यक्तियों ने चकमा देने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने थप्पड़ों को अपने चेहरे पर सह लिया। उनके गाल जल गए और उनके चेहरे पर खट्टा भाव देखा जा सकता था। बावजूद इसके वे कुछ नहीं कर सकते थे। अपनी ऊंची स्थिति के बावजूद वे कुलपिता के सामने कुछ भी नहीं थे। 3 संप्रदायों के शिष्य चकित थे। वे नहीं जानते थे कि कुलपति उनके चेहरे पर क्यों प्रहार करेंगे। युन तियानलो ने उन पर नजर डालने से भी परहेज किया और कहा, जब इतने सम्मानित मेहमान आए हैं तो अपना आतिथ्य बढ़ाने में देरी करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। इसके आधार पर 3 संप्रदायों के लोगों पर आघात का कारण अब स्पष्ट था। वे भयभीत महसूस करने लगे और उन्हें ईविल स्काई पवेलियन की विशालता का एहसास हुआ, क्योंकि यहाँ तक कि पितृपुरुष ने भी उनके साथ बहुत विनम्रता से व्यवहार किया। हमने गलती की है। तीनों संप्रदाय के नेताओं ने एक साथ पश्चाताप से भरकर अपना सिर नीचे कर लिया। यू तियानलो आगे बढ़े। ये देखकर लेंग लुओ और पैन लिटियन ने उसके लिए रास्ता बनाने के लिए अलग होने से पहले यू तियानलो पर अपनी मुट्ठी बांध ली। 1 फुट का उपहार 10 फुट से लौटाया गया। यू तियानलो ने अपनी भौहें उठाई और कहा, भाई जी, अब आप बूढ़े आदमी हैं। आप अपने पहाड़ पर रहने के बजाय यहाँ क्यों आए। यू तियानलो, तुम्हारा एक पैर ताबूत में है। अगर मैं देर से आता तो तुम हड्डियों के ढेर में बदल जाती। लू जो ने अपनी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर थप्पड़ मारा और उड़ते हुए रथ से बाहर उड़ गया। वह युन तियानलो के पार अपनी पीठ पर हाथ रखकर हवा में मटका रहा था। युन तियानलो के चेहरे पर एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति देखी जा सकती थी जब उन्होंने आह भरते हुए कहा, आप युवा दिखते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अब और बरकरार रख सकता हूँ। लू जो ने एक हाथ उसकी पीठ पर रखा और दूसरे हाथ से उसकी दाढ़ी को सहलाया। क्या मेरा यहाँ स्वागत नहीं है। युन तियानलो ने अपने हाथ लहराए। मुझे खुशी है कि एक पुराना मित्र मिलने आया है। मैं अपने उन शिष्यों की ओर से माफी मांगता हूँ जो इससे बेहतर कुछ नहीं जानते थे। बोलते समय वह लू जो की ओर झुका। इस प्रदर्शन से 3 संप्रदायों के शिष्य भयभीत हो गए। उन्होंने पहले कभी अपने पितामह को किसी के सामने सिर झुकाते नहीं देखा था। स्वाभाविक रूप से इस बारे में उनकी कोई राय रखने की हिम्मत नहीं हुई। इस तरह युन तियानलो ने एक आकर्षक इशारा किया। लू जो ने उसे अपने प्रस्ताव पर ले लिया और नीचे उतर गया। लेंग लुओ और पैन लिटियन उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मालिक, मैं भी जाना चाहता हूँ। छोटे युआन पियर को नीचे जाने के लिए खुजली हो रही थी। उड़ते रथ पर बैठे बैठे उसे बोरियत महसूस होने लगी। वह जल्दी से उड़ते हुए रथ से उतरी और लू जो की ओर उड़ गई। यू तियानलो ने सिर हिलाने और उसकी प्रशंसा करने से पहले एक पल के लिए लिटिल युआन पियर का अध्ययन किया। महान प्रतिभा, महान नींव, ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। लू जो के बदल से उड़ते हुए नन्ही युआन खिलखिला उठी। लू जो ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपने कई शिष्यों को भी सिखाया है। युन तियानलो हंसे और स्पष्ट रूप से कहा, अफसोस, वे आपके शिष्यों से बहुत दूर है। लू जो ने उत्तर दिया, नोबल और फीट पथों के बीच बस यही अंतर है। मुझे लगता है यह वैसा ही है। जब वे उतरे तो पवित्र भूमि के केंद्र में पहले से ही पत्थर की मेजें और बेंचें स्थापित की गई थीं। वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे। बाकी लोग उनके पीछे सम्मानजनक दूरी पर ही खड़े हो सकते थे। युन तियानलो ने हुआ बुढ़ाओं पर नजर डालने से पहले लिंग लुओ और पैन लिटियन को देखा जो दूर खड़ा था। उन्होंने कहा, भाई जी, कौन सा व्यवसाय आपको यहाँ तक लाता है। लू जो और युन तियानलो के बोलने पर लो संप्रदाय के शिष्यों ने फल और चाय परोसी। जब उसने ये देखा तो युन तियानलो ने अपना हाथ लहराया। वाह, परोसी गई वस्तुएं लो संप्रदाय के शिष्यों के चेहरों की ओर उड़ गईं। दिलेर, लो संप्रदाय के शिष्य डर से कांपते हुए तुरंत अपने घुटनों पर गिर गए। यू तियानलो ने गहरी आवाज में कहा, इस प्रदर्शन को माफ कर दीजिए भाई जी। छोटे लोगों को रीति रिवाजों के बारे में पता नहीं है। उनके स्तर पर चाय और फल जैसे भोजन अब परोसने लायक नहीं रहे। लू जो छोटी छोटी बातों पर हंगामा करने वाला व्यक्ति नहीं था। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ, न कि आपसे अपने शिष्यों को अनुशासित कराने आया हूँ। आपके पास एक मुद्दा है, फिर मैं पीछा करना छोड़ दूंगा। मुझे मंजूर है। उन दोनों की आंखें बंद हो गईं। अपने स्तर के 2 प्राणियों के बीच की बातचीत ने उनके आसपास के लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ा दी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये दोनों लोग किस बारे में बात करने जा रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण क्या था कि दोनों कुलपतियों को आमने सामने मिलना पड़ा। लेंग लुओ ने अपना हाथ लहराया। एक ऊर्जा ढाल ने उन्हें घेर लिया और उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। 3 संप्रदायों के शिष्यों को यह निराशाजनक लगा। वे केवल बाहर से ही देख सकते थे। यहाँ तक कि तीनों संप्रदायों के संप्रदाय नेताओं ने भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। आपकी महान सीमा से पहले आपके पास 30 साल बचे हैं, लू जो ने पूछा। यू तियानलो ने आह भरी। मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि आपके पास मुझसे कम समय है भाई जी। हालांकि वह एकांत में खेती कर रहा था, फिर भी वह कभी कभी खेती की दुनिया में समाचार सुनता था। लू जो ने इससे इनकार नहीं किया। खेती की दुनिया में अफवाहों और उसकी वास्तविक स्थिति के अनुसार उसकी बड़ी सीमा कल तक हो सकती है। इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। तो आप यहाँ अपनी सीमा बढ़ाने का रास्ता ढूंढने आए हैं, यू तियानलो ने पूछा। इतना कहने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और उसकी बातों को खारिज कर दिया। भैया जी, आप मजाक कर रहे होंगे। जब आपके पास जवाब नहीं तो मेरे पास कैसे जवाब होगा। क्या आप नौपत्ती अवस्था प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लू जो ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए पूछा। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी।
यू तियानलो ने आह भरी। अपनी महान सीमा से पहले मैं पहले ही अपने रक्तसार के लगभग 70 वर्ष खो चुका हूँ। फिर मेरी खेती का आधार बहुत खराब हो गया। अब मेरे पास 9 लीफ चरण का प्रयास करने का मौका नहीं है। लेकिन लुओ और पैन लिटियन ने एक दूसरे पर नजरें डाली। लुओ ने कहा, क्या ये कभी आपके दिमाग में आया है कि 9 लीफ चरण का प्रयास एक ऐसी प्रक्रिया है जो शुरुआत में आपके जीवन काल को कम कर देती है? यून तियानलो ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन उसकी आंखें चमक उठी। उसकी हरकतें अचानक थमने लगती हैं। वह उत्तर की तलाश में अकेले अंधेरे में टटोल रहा था। इस विषय पर चर्चा करने के लिए उसके पास कोई नहीं था। यदि स्वर्ग के नीचे कोई था जिसे 9 लीफ स्टेज प्राप्त करने का मौका मिला, तो वह जी तियानदाओ था। उन्हें लू की राय और अंतर्दृष्टि में बेहद दिलचस्पी थी। क्या आपने इसे आजमाया है, भाई जी? लू ने अपने मन को सहलाया और शांति से कहा, मेरे पास है। मेरा जीवन तेजी से खत्म हो गया। शायद अगले ही दिन मुझे दफनाया जाएगा और मिट्टी का एक लोंदा बना दिया जाएगा। कौन जानता है? लू ने खुद का मजाक उड़ाते हुए अपने मन के विचारों को प्रकट किया। इस रहस्योद्घाटन से लेंग, लुओ और पैन लिटियन हैरान रह गए। जब उन्होंने दो बूढ़ों को बातें करते हुए सुना, तो ऐसा लगा मानो उन्हें दरवाजे के अंतराल से एक अलग दुनिया में झांकने की अनुमति मिल गई हो। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे इस समय दरवाजे के पीछे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। यून तियानलू थोड़ा स्तब्ध था। फिर उसने आह भरते हुए कहा, चिंता मत करो भाई जी, मैं शायद आपके ठीक पीछे चलूंगा। लू ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और यू तियानलू की ओर बिना भाव के देखते हुए सिर हिलाया। क्या आप तैयार हैं? किस लिए? मौत, बिल्कुल। लू के शब्द स्पष्ट और शांत थे। यून तियानलू ने लू को अपनी आंखों से देखा जैसे कई साल बीत गए। जितनी देर उसने लू को देखा, उतना ही उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार उसने पूछा, क्या आप नहीं हैं भाई जी? वे दोनों बूढ़े आदमी थे जिनका एक पैर कब्र में था। शायद उनके लिए मौत के बारे में इस तरह से बात करना उचित नहीं था। हालांकि जैसे ही यून तियानलू ने इसके बारे में अधिक सोचा, उन्हें लगा कि यह ठीक इसलिए था क्योंकि वे अपने जीवन के इस बिंदु पर थे कि वे मृत्यु के बारे में इस तरह से बात कर सकते थे। लू ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। यून तियानलू जोर से हंसा। वह थोड़ा उदास लग रहा था। वह फिर से बताना चाहता था कि लू की महान सीमा उसकी तुलना में जल्दी आ रही थी। अंत में उन्होंने पूछा, निश्चित रूप से आप यहाँ सिर्फ बातचीत करने के लिए नहीं आए हैं भाई जी? लू ने सिर हिलाया। आपको सच बताने के लिए मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपकी अंतर्दृष्टि और अनुभव के बारे में पूछ सकूं जब आपने 9 लीफ चरण प्राप्त करने का प्रयास किया था। यून तियानलू ने लू को जटिल दृष्टि से देखा। वह नहीं जानता था कि लू अचानक इस बारे में क्यों पूछेगा। आखिरकार इस पहलू में उनकी तुलना जी तियानदाओ से नहीं की जा सकती। दुनिया में हर कोई ईविल स्काई पवेलियन के मास्टर की ताकत के बारे में जानता था। वे जानते थे कि वह लंबे समय से 9 लीफ चरण की दहलीज पर खड़ा था। अंत में उन्होंने आह भरते हुए कहा, यदि यह असंभव नहीं होता तो मेरा मानना है कि आप 9 लीफ चरण को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति होते भाई जी। यह मामला नहीं हो सकता है, लू ने शांति से कहा। आप क्यों कहते हो कि निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमसे अधिक कुशल होगा? कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि ऐसे कोई विशेषज्ञ नहीं है जो खुद को दुनिया से छिपाने का फैसला करते हैं। लू रुका। फिर उन्होंने हल्के स्वर में कहा, इसके अलावा किसने कहा कि यह असंभव है? यून तियानलू अचंभित रह गया। लू के अनुभवी चेहरे पर एक गर्म मुस्कान दिखाई दी। सत्य प्रायः स्थिर और अमूर्त था, जो मन को भ्रमित करता है। हालांकि यह समझ में नहीं आता था, फिर भी ये किसी को इसकी तलाश करने से नहीं रोकता है। आपके साथ बातचीत 10 वर्षों तक किताबों पर ध्यान देने से बेहतर है भाई जी। मैं प्रबुद्ध हूँ। यू तियानलू ने अपना हाथ लगाया। लेकिन लू ने पहले जो ढाल अवरोधक स्थापित किया था वह तितर बितर हो गया। उसने अपने पीछे देखा और कहा, मेरे लिए मेरा शतरंज सेट लाओ। लू संप्रदाय के गुरु फेंग यीजी ने झुककर कहा, तुरंत। थोड़ी देर बाद एक उत्कृष्ट शतरंज सेट लाया गया। फेंग यीजी ने शतरंज के सेट को श्रद्धापूर्वक पत्थर की मेज पर रखा और यू तियानलू के पास खड़ा हो गया। यू तियानलू ने कहा, भाई जी, चूंकि मेरी खेती का आधार सीमित है तो हम शतरंज के खेल में मुकाबला क्यों नहीं करते? लू ने शतरंज सेट को देखते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उनकी यादों में जी तियानदाओ का शतरंज कौशल महान था। हालांकि लू को अपने पिछले जीवन में केवल गो के खेल के बारे में पता था। इसके अलावा उन्होंने वास्तव में इसे कभी नहीं खेला। उसका मैच कैसा होना चाहिए था? शतरंज सेट का संक्षेप में मूल्यांकन करने पर ऐसा लगा कि यह सामान्य शतरंज सेट से भिन्न है। इसमें 19 क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं थीं। शतरंज की बिसात पर उथली और पतली संरचना नसें भी खुदी हुई थीं। लू ने कहा, ऐसा लगता है कि आपकी खेती का आधार काफी खराब हो गया है। एक कृषक के लिए यह अपरिहार्य था कि जब उसकी महान सीमा निकट हो तो वह अपनी खेती का आधार खो दे। यू तियानलू के लिए खेती के आधारों की प्रतियोगिता में लू को सर्वश्रेष्ठ करना काफी असंभव था। यू तियानलू ने सिर हिलाया। मैंने सोचा था कि तुम्हारा भी यही हश्र होगा। मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम मेरी अपेक्षा से कहीं बेहतर कर रहे हो। वे मूर्ख नहीं थे। वे दोनों लगभग एक सहस्राब्दी तक जीवित रहे थे। यू तियानलू देख सकता था कि लू जोश से भरा हुआ था। एक बार जब किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त अनुभव ज्ञान हो तो उसके पास अवलोकन के लिए गहरी नजर होगी। क्या हम? यून तियानलू ने एक काला पत्थर उठाया। क्या हम ये तय नहीं करने जा रहे हैं कि कौन कौन सा रंग चलता है और कौन पहले जाएगा? लू ने पत्थरों पर नजर डाली। आप मुझसे बड़े हैं भाई जी, निश्चित रूप से आप बुरा नहीं मानेंगे। जैसे ही यून तियानलू ने कहा, उसने पत्थर को ऊपरी बाएं कोने पर रख दिया। प्रतिच्छेदित संरचना शिराओं के साथ स्वर्णिम ऊर्जा प्रवाहित हुई और चमकी। शतरंज की बिसात पर संरचना नसें पत्थर से सक्रिय हो गई। लू समझ गया, शतरंज की बिसात के पीछे कुछ और भी था। शक्ति गठन शिराओं के साथ प्रवाहित हुई। इस समय लू ने एक सफेद पत्थर उठाया और उसे निचले दाएं कोने पर रख दिया। गड़गड़ाहट। पत्थर एक दूसरे के सामने बैठे थे। इस क्षण पवित्र भूमि जगमगा उठी। 3 संप्रदायों के शिष्य पीछे हट गए। उन्होंने अपने चेहरे पर हैरान भाव के साथ अपने आसपास के बदलावों को देखा। अच्छा, यून तियानलू ने अपनी प्रशंसा की। एक और पत्थर रख दिया गया। ऊर्जा बढ़ी। इस कदम के साथ अनगिनत ऊर्जा ब्लेड पवित्र भूमि के ऊपर चक्कर लगाने लगे। लू की अभिव्यक्ति शांत थी। वह समझ गया कि क्या हो रहा है। यह शतरंज की बिसात बैरियर फॉर्मेशन को सक्रिय करने की कुंजी थी। खोले और बंद करें। यहाँ शतरंज कौशल की जरूरत नहीं थी। उनके लिए महत्वपूर्ण बात यह पता लगाना था कि फॉर्मेशन को कैसे तोड़ा जाए। लू ने शतरंज की बिसात पर फॉर्मेशन वेंस पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने 19 पंक्तियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।
ऊर्जा ने संरचना शिराओं को धर लिया। ऊर्जा पवित्र भूमि के ऊपर दिखाई देने वाली ऊर्जा ब्लेड के समान लग रही थी। शतरंज के बिसात ही दुनिया है। लू जो ने एक पत्थर रखा। नल, एक और पत्थर रख दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में ऊर्जा के झोंके किसी बड़े हाथ से बह गए हों। यूं तियान लू ने एक और पत्थर रखा। फॉर्मेशन चमक उठा। कई ऊर्जा ब्लेड घूमे और एक सुव्यवस्थित रूप में लूजो की ओर बढ़े। वापस आना। लिंग लुओ, पैन लिटियन और लिटिल युआन पवित्र भूमि के किनारे पर पीछे हट गए। लुओ संप्रदाय के गुरु फ्रैंक यीजी उनसे दूर कूद गए और भीड़ के बीच आ गए। हर कोई हैरान भाव से ऊर्जा ब्लेडों को देख रहा था। ओह, जब लूजो ने अपना पत्थर रखा तो पवित्र भूमि में अधिक ऊर्जा की धारें फूट पड़ी। उनके ऊर्जा ब्लेड टकरा गए। कुछ समय बाद ऊर्जा ब्लेड अचानक पतली हवा में लुप्त हो गए। यून तियानलू ने अचानक अपनी धुंधली आंखें खोली। उसने लूजो की ओर देखा और सदमे से कुछ शोर मचाया। हम लूजो ने दो उंगलियों के बीच एक पत्थर पकड़ रखा था। उनका ध्यान शतरंज की बिसात पर फॉर्मेशन वेंस पर था। यून तियानलू को ऐसा लगा जैसे उसके सीने में दबी हुई निराशा दूर हो गई हो, जैसे ही उसे एहसास हुआ। अच्छा ऐसा है, आपका क्या मतलब है? लूजो ने ऊपर नहीं देखा। चारों की कमी सबसे अच्छी चाल है। कोई भी पत्थर उनके होने से बेहतर नहीं है। मैं प्रभावित हूं कि आप परिस्थितियों में रेखाओं से प्रभावित नहीं होते हैं भाई जी, यून तियानलू ने उत्तर दिया। लूजो अभी भी शतरंज की बिसात पर फॉर्मेशन नसों को देख रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं पंक्तियों की उपेक्षा कर रहा हूं, मैं तो ये भी नहीं जानता कि कैसे खेलना है। यून तियानलू मंद मंद मुस्कुराया। उसने एक पत्थर उठाया और शतरंज की बिसात पर रख दिया। नल, हवा में एक और धीमी आवाज गूंजी। इस बार यून तियानलू ने इसे बोर्ड के केंद्र में रखा। फॉर्मेशन की नसें अचानक 19 लाइनों से जुड़ गईं। पवित्र भूमि पर एक चकाचौंध करने वाली तेज रोशनी चमकी, जिससे हर किसी की दृष्टि धुंधली हो गई। लूजो ने भौहें टेढ़ी की और ऊपर देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी उदासी देखी जा सकती थी। ऐसा लग रहा था कि यो तियानलू गायब हो गया है। उसकी जगह पर एक अनोखा दृश्य था। एक युवक तेजी से बढ़ रहा था। उसकी खुशी, गुस्सा, उदासी, खुशी, कठिन समय और अच्छे समय लूजो की आंखों के सामने घूम गए। युवक परिश्रम पूर्वक खेती कर रहा था। यह था यो तियानलू की चेतना। लूजो ने एक बार अनुमान लगाया था कि उसकी खोई हुई यादें इसी तरह के तरीकों से क्रिस्टल के अंदर सील कर दी गई है। उन्होंने यो शांगरोक से इस बात की पुष्टि की थी। क्या यून तियानलू ने 9 लीफ चरण का प्रयास करते समय अपनी चेतना को शतरंज की बिसात से जोड़ा था? दृश्य बदल गया। सूर्य और चंद्रमा आकाश को पार कर गए। रात और दिन का क्रम बदल गया। यून तियानलू ऊर्जा से भरी दुनिया में बैठा था। लूजो ने यू तियानलू के डेंटियम की क्यूई समुद्र में भारी मात्रा में बिजली इकट्ठा होते देखी। शिखर 8 पत्ती वाले अभिजात वर्ग की शक्ति। लूजो समझ गया कि यह शक्ति कितनी शक्तिशाली थी। इसका विस्तार और तीव्र गति से विकास हो रहा था। क्या यह 9 पत्ती चरण का प्रयास करने की प्रक्रिया थी? हम लूजो ने देखा कि यू तियानलू के तहत गोल्डन लोट्स एक भंवर की तरह व्यवहार करता है, जो गुप्त रूप से शक्ति को अवशोषित करता है। केवल 100 क्लेश अंतर्दृष्टि अवतार ही स्वर्ण कमल उत्पन्न कर सकता है। स्वर्ण कमल एक पेड़ की जड़ों की तरह था, जो पत्तियों को बढ़ने की शक्ति प्रदान करता था। हालांकि इस समय स्वर्ण कमल शक्ति को अवशोषित कर रहा था। यून तियानलू ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लूजो को इस पर विश्वास करने में कठिनाई हुई। उन्होंने सोचा, क्या यही कारण है कि उनकी खेती का आधार खराब हो गया? सनसनाहट, शक्ति बिखर गई। स्वर्ण कमल गायब हो गया। परिवेश अपनी मूल स्थिति में लौट आया। यू तियानलू ने अपनी उंगलियों के बीच एक काला पत्थर पकड़ रखा था और उसका हाथ शतरंज की बिसात के ऊपर लटका हुआ था। लूजो उसी मुद्रा में था। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा।